हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो मेरे साथ हैं, अभी आपने देखा कि बैक टू बैक 3 रिजल्ट्स आपके आए थे और सारे रिजल्ट्स आउट हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे साथ हैं 3 स्टूडेंट्स एक ही बैच के जिन्होंने अपने एग्जाम्स क्लियर करे हैं और हम उनसे बात करने वाले हैं और उनकी स्ट्रैटेजी जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यश, पहले आप बताओ कि कौन सा एग्जाम क्लियर किया है और कितने अटेम्प्ट्स के कब से तैयारी कर रहे हो? मैम, मैंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है और मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। मैं जनवरी 2025 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। फिर ये जनवरी आते आते एक एग्जाम तो निकल ही गया। ओके, और कितने दिए होंगे लगभग टोटल एग्जाम्स? एग्जाम्स मैंने मैम बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस जितने आए थे सारे, इंक्लूडिंग ईसीजीसी पीओ, जितने एग्जाम आए सब दिए जिसके लिए मैं एलिजिबल था। काउंट किए थे? 10 हैं, 12 हैं, कितने? 12 तो हाँ, क्योंकि 10-12 तो होंगे ही, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ एग्जाम तो भले अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं बट उस टाइम पे एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, करण के पास जाते हैं। करण, कौन सा एग्जाम क्लियर किया, कितने टाइम से प्रिपरेशन चल रही है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मतलब कितने दे चुके हैं? मैम, मैंने आईबीपीएस पीओ किया है एंड आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। सो 3 एग्जाम्स मैंने क्लियर किए एंड मैम प्रिपरेशन मैं सितंबर 2024 से कर रहा हूँ। एंड मैम टोटल एग्जाम्स मैम 4 एग्जाम्स लास्ट ईयर दिए थे एंड इस बार आई थिंक 8 या 9 एग्जाम्स इस बार दिए। एंड मैम आईबीपीएस पीओ मैम ये सेकेंड अटेम्प्ट था, लास्ट ईयर प्री भी नहीं हुआ था, और एसबीआई क्लर्क भी सेकेंड अटेम्प्ट था, लास्ट ईयर मेंस दिया था। एंड मैम आईबीपीएस क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट था ये इस बार। 3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं बैक टू बैक। यस, वेरी नाइस। और माधव, आप बताओ। मैम, मैंने 2024 में अप्रैल से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन एंड जो मेरे एग्जाम्स है टोटल 16 के आसपास एग्जाम है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सिर्फ ओनली बैंकिंग के एग्जामिनेशन लिए थे, जिसमें मेरा आईबीपीएस एसओ हुआ था एंड एसबीआई क्लर्क हुआ था जो मेंस मैंने दिए थे। एंड इस ईयर मेरे अराउंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्लस 10 के आसपास एग्जामिनेशन दिए थे, जिसमें 5 मेरे प्री क्लियर हुए थे एंड फाइनल सिलेक्शन में आईबीपीएस क्लर्क हुआ। ओके, तो मतलब लगभग आप सबका देख रही हूँ मैं। यश का सिर्फ 1 ईयर है, लाइक टोटल अगर हम देखते हैं, बाकी 2 इयर्स, तो ये एवरेज हो गया है। मतलब इतना कंपटीशन है कि एक स्टूडेंट को लाइक मिनिमम 1 ईयर देना पड़ता है, ऐसा बोल सकते हैं। 1 ईयर या फिर 2 इयर्स भी हो जाते हैं प्रिपरेशन के, अगर एग्जाम निकालना है सीरियसली प्रिपेयर करके। कितना आपको लगता है टाइमलाइन सफिशिएंट होता है? मैम आई थिंक मैम आई थिंक अगर आप 1 ईयर अगर आप डेडिकेटेडली अगर दे देते हैं तो आई थिंक 12 मंथ्स 1 ईयर के बाद में आप एग्जाम रेडी हो सकते हैं। उसके बाद में मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपरेशन अपनी कुछ बाकी रह गया, नहीं। 1 ईयर में आई थिंक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, देन आप एग्जाम रेडी हो, जो भी आप एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। ओके, और सबका यही व्यू पॉइंट है कि किसी को लगता है कि कम पड़ता है 1 ईयर? यश बताओ। 1 ईयर मैम जनरली ना, जैसे मैंने जनवरी में एकदम न्यू था मैं, मतलब कुछ भी नहीं आता था जनवरी में। इवन लास्ट जनवरी 2025 में एसबीआई क्लर्क का जब बम्पर वैकेंसीज आई थी 15,000, मैं इतना न्यू था कि उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था और मेरे से वो फॉर्म मिस हो गया था। अच्छा। तो मेरे को सिलेबस समझते समझते फिर मैं आपके ग्रुप में ऐड हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ा, फिर बैचमेट्स मिल गए, तो थोड़ा समझते सिलेबस समझते समझते पढ़ते पढ़ते 3-4 महीने उसमें निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ, 3-4 मंथ्स वो वार्म अप में चला जाता है। हाँ, उसके बाद फिर बाकी तो मेरे इस बार मैंने एसबीआई पीओ के अलावा बाकी सारे एग्जाम के मेंस दिए, बट आरआरबी में मेरा 2-3 नंबर से पीओ रह गया था मेंस। आईबीपीएस पीओ भी कुछ नंबर से रह गया था। ऐसा करके फिर लास्ट में आते आते आईबीपीएस क्लर्क भी कुछ नंबर से रह गया, थोड़ा थोड़ा से रह के लास्ट एग्जाम मेरा लास्ट यही रिजल्ट बचा था। बट 1 ईयर इज नॉट बैड। अगर 1 ईयर में भी क्लियर किया है, इट्स अ गुड अचीवमेंट लुकिंग एट द कंपटीशन। माधव, ये बताओ कि लक फैक्टर कितना वर्क करता है? मैम, डिपेंड करता है लक फैक्टर का। अगर लाइक किसी का लक फैक्टर सही बहुत अच्छा रहता है तो उनका बहुत मदद करता है उनको।
अगर किसी का लक फैक्टर नहीं है तो उनको लाइक मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब मेरे कुछ दोस्त है जिनका लक फैक्टर बहुत अच्छा था, लाइक प्रदीप तो है ही, लक फैक्टर भी था और वो हार्ड वर्किंग भी था वो लड़का। तो लाइक वो उसने 3-4 महीने के अंदर में शायद उसने वो आरआरबी भी दिया था एंड देन उसके बाद मेंस वगैरह करके क्लियर कर लिया था 1 ईयर के अंदर में। तो लक फैक्टर डिपेंड करता है, बट जब ये आप जितनी मेहनत कर लेंगे, लाइक अगर किसी ने फाउंडेशन कोर्स लिया है उसके साथ में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है एंड लाइक मॉक्स दे रहा है कंटिन्यू में, तो लक फैक्टर उतना डिपेंड नहीं करेगा उस पे। वो ज्यादातर बस यही है कि मेहनत कर लिया उस लड़के ने तो उसको पता है कि कैसे एग्जामिनेशन देना है and वो हो जाता है। ओके, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना। तो नेक्स्ट, हाँ मुझे लगता है, अच्छा आवर्स कितना देते थे आप लोग ईच, अपना अपना बताओ, पर डे कितने आवर्स पढ़ते थे? मैम मैं तो जनवरी में स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैं खाली था, मतलब मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा था। तो और शुरू में अच्छा मोटिवेशन रहता है ना, तो 10 घंटे 12 घंटे मैं पढ़ लेता। जरूर ये एंडिंग आते आते मैं ड्रेन होने लग गया था, थोड़ा लगता था कि यार कंटिन्यू एग्जाम्स हो रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, थोड़ा सा ड्रेन हो जाता है कंटिन्यू। बट स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन था तो मैं 10 घंटे पढ़ लेता था। तब तो कॉन्सेप्ट्स भी कवर करना होगा। हाँ, तो टाइम कॉन्सेप्ट्स कवर करना। हाँ, करण आपका क्या था एवरेज आवर्स? एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ मैम, आई थिंक ऑन एवरेज अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप 7-8 आवर्स देते हैं तो वो मोर देन एनफ है। एंड अगर आप मॉक्स ज्यादा दे रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि वो एडिशनल आवर्स हो जाते हैं, बिकॉज मैम हम 4 सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं तो एटलीस्ट 2 आवर्स तो आपको देने ही होते हैं ईच सब्जेक्ट को। एंड फिर उसमें अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो 1 आवर उसको आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो 8 to 9 आवर्स, मतलब 8 आवर्स तो मिनिमम है ही। कम होता है। ओके, हाँ माधव? मैम मेरा सिर्फ जो फाउंडेशन कोर्स था उस टाइम पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था। लाइक फाउंडेशन कोर्स में लाइक कंटिन्यू 3-4 क्लासेस रहती थी, लाइक अपनी जीए की क्लासेस हो गई, साथ में क्वांटी आपकी इंग्लिश की एंड रीजनिंग की, तो ये 4 क्लास एंड देन इसकी प्रैक्टिस वगैरह, तब थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था 8 के आसपास, आवर के आसपास में। एंड जब मेरे को प्रैक्टिस करना था, सिर्फ ओनली मॉक्स देने पे, मेरे को क्लासेस नहीं करनी होती थी, देन इस टाइम पे मेरा था कि लाइक 4-5 आवर या 6 आवर के आसपास में, जब मेरे ख्याल से 3-4 आवर के लाइक मॉक वगैरह भी दे दी, एनालिसिस कर ली साथ में, एंड जीए की क्लासेस रिपीट करना रहता था क्योंकि न्यूज वगैरह बहुत पढ़नी रहती है। तो ये 4-5-6 आवर का रहता था। लाइक जब मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद में, तो मेन है कि अगर आपने फाउंडेशन करा इस वक्त में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे यश बता रहे थे, उनका जो जनवरी में उन्होंने भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था तो उनका टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके कम होता है, तो क्योंकि उसमें आपको समझना चालू हो जाता है ना कि एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको कैसे मॉक देने हैं एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। अच्छा, अब सबसे जरूरी क्वेश्चन है ना आज का, बहुत ही जरूरी, ये तो मुझे भी जानना है इसका आंसर, कि कंसिस्टेंट कैसे रहें जब लो मोटिवेशन डेज होते थे, तो फिर खुद को कैसे रखें, मतलब कंसिस्टेंट की अब करना ही है और एकदम से मजबूरी लगती, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, वेरी वेरी लो मोटिवेशन डेज में क्या किया? अब ये मत बोलना कि आप लोगों का मोटिवेशन हर एक दिन पूरा सुपर 100% था, ये झूठ होगा। नहीं मैम, आई थिंक होते हैं किसी किसी दिन तो ऐसे जाते हैं, बट ना आई थिंक मोटिवेशन सिर्फ से काम नहीं होता, आपको रूटीन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन आज हाई है कल लो हो जाता है। तो एक आपको ये तो करना पड़ेगा कि यार आपको आदत में डालना पड़ेगा कि मतलब मेरे को मोटिवेशन से नहीं, मेरे को सिलेक्शन लेना ही है इस साल कैसे भी। मतलब आप बोल रहे हो कि मोर देन मोटिवेशन यू वर मोर फोकस्ड ऑन योर रूटीन? हाँ, रूटीन। अब जैसे मेरा एग्जाम क्लियर हो गया मैम, अब मैं सोचता हूँ कि चलो कहीं घूमने चले, बट ना घूम फिर के ऐसा लगता है कि यार पढ़ना ही बैठ जाओ। अच्छा, इतना रूटीन, मतलब इतना ज्यादा पैशनेटली पढ़ा है कि अब इतना रूटीन बन गया है कि अब मन ही नहीं करता उस रूटीन को छोड़ने का भी, ऐसा कहीं ना कहीं आदत सी हो गई है, मतलब अब ऐसा हो रहा है। और अभी देना भी है आगे एग्जाम्स, और ठीक है, ये बात अच्छी लगी कि फोकस वाज ऑलवेज ऑन द रूटीन सेट है और वो फॉलो कर रहे हो, तो अपने आप लाइक मोटिवेशन अप एंड डाउन होता है, दैट्स ट्रू। किसी दिन ज्यादा ही लो है तो फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, यू शुड एंजॉय अ गुड फूड।
ठीक तो है, थोड़ा मतलब पसंद हो, ओके ठीक है, ठीक हो जाता है। ओके। हाँ करण आप बताओ, एक बार अनम्यूट करना। मैम आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास खुद के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है या नहीं है पढ़ने का, ठीक है। बिकॉज अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन के भरोसे अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो वो तो बबल रेपुटेशन वाली चीज हो गई। वो तो मैम आपके 1-2 दिन रहेगी, 1 हफ्ता रहेगी, फिर आप कोई नई मोटिवेशन के पीछे भागोगे कि मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल जाए। तो आई थिंक बेटर ये होगा कि अगर आपके पास में खुद के पास एग्जाम निकालने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एंड मैम रही बात बर्नआउट की, तो मैम वो तो हम सभी हो जाते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब मोबाइल की स्क्रीन से नफरत हो जाती है और लैपटॉप की स्क्रीन से नफरत ही हो जाती है कि आपको मतलब पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसे में मैम मैं कहूंगा कि अगर आपकी कोई हॉबी है या ऐसी कोई चीज है, जैसे मैम आपने नोटिस किया होगा काफी बार मैं आपको रीच आउट करता था कि मैम मतलब बिल्कुल ही एकदम लो फेज हो गया है, तो अभी क्या करूं, तो आप मुझे कोई ना कोई चीज बताते थे या फिर आप कहते थे कि ब्रेक ले लो। तो मुझे ये पता है, ये याद है कि करण वो वाले सेशंस में बहुत आता था। एक कॉफी सेशन होते थे हमारे, याद है, मोटिवेशन सेशन होते थे। यस सर और मेरे, हाँ तुम ही रखवाते थे करण की मैम अब बहुत हो गया, थोड़ा सा बात करनी है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मुझे याद है वो तुम उसमें बहुत रहते थे, हाँ पूछने बात करना, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैम मैं पर्सनली सभी एस्पिरेंट्स को यही कहूंगा कि कोई 1-2 ऐसी फैकल्टी या आपके कोई फ्रेंड ऐसे हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसा एटलीस्ट 1-2 इंसान के आप ऐसे टच में रहिए जो मतलब आपको कहीं भी वेंट आउट करना हो तो आप उनके सामने जाके कर सकते हो एंड वो आपको जज ना करें, ठीक है। तो मैम हम लोग थोड़े लकी थे कि मैम हम आपसे रीच कर लेते थे, पुष्पक सर को रीच कर लेते थे कि सर मतलब बहुत ही दिक्कत चल रही है, या फिर कभी भैया से भी बात कर लेते थे। तो मतलब वो आप लोग सुन भी लेते थे, आप लोग जज भी नहीं करते थे क्योंकि आपको पता है कि हम लोग वैसे भी बहुत एग्जॉस्टेड रहते हैं। तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। हाँ मतलब यू कैन एटलीस्ट यू कैन शेयर कि अभी आज मोटिवेशन लो है, यू कैन शेयर दैट, और मेंटरशिप भी ले लिया, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और माधव? तो मैम मैं क्या करता था, लाइक मेरे जो 2-3 चीजें रहती थी, जैसे आपसे बात कर लिया या प्रिय मैम से बात कर लिया, सर से बात कर लिया, एंड देन मेरे 2-3 दोस्त ऑनलाइन लाइक विंदा, नव्या एंड लाइक करण थे, अंबिका थे। तो मैं जब मॉक शेयर करता था, मेरे मार्क नहीं आ रहे, तो मोटिवेशन के लिए तो भाई साहब थे, बोलते थे भाई करनी है। तो फिर ऐसा होता था कि एक पर्सन रहता है आपको पुश कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी बर्नआउट फील हो रहा है, लाइक लो मोटिवेशन है, बट कोई है एक पर्सन आपको पुश करने के लिए, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसी बात पे मुझे लगता है ग्रुप हेल्प, लाइक आप लोग भी मुझे लगता है आपस में बहुत इंटरेक्ट किए ग्रुप स्टडी में। मैम बहुत ज्यादा ग्रुप तो मेरे को इतना अच्छा मिल गया था क्योंकि इन लोग मेरे से पहले से कर रहे थे, तो मेरे को इन लोग के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी उतनी प्रोग्रेस शुरू के 3 मंथ में नहीं हुई थी क्योंकि मैं टाइम पास मतलब पढ़ रहा था, बट मैं कहीं टेलीग्राम पे नहीं था, किसी से कनेक्टेड नहीं था। और जब मैं कनेक्ट हुआ तो मेरे को इनके एक्सपीरियंस मिले, और कुछ आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं पास आउट जो पीओ बन गए हैं, वो लोग भी ग्रुप में मिलते थे, वो लोग ने काफी हेल्प करी। और मैं इसलिए बोलती रहती हूँ सबको, लाइक लोगों को लगता है टेलीग्राम की बहुत टाइम पास या वेस्ट है, अगर आपको रिसोर्सेज मिल जाए, वहाँ ग्रुप बन जाए, आपका गाइड करने मिल जाए, और आप एक्चुअल में ग्रुप्स क्रिएटेड ही इसीलिए कि आप आपस में अपने, क्योंकि आप सेम जर्नी में हैं, तो अगर आप अपने शेयर करें थॉट्स या फिर अपना फीडबैक या फिर अपने सजेशंस, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो सेम मिल गया आपको, सेम सेट ऑफ, हाँ सेम जर्नी। टाइम वेस्ट ना करो फालतू की चैट्स ना करके, आप यूजफुल किसी से जेन्युइनली हेल्प मांगो। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट है, जो करंट है, जो और ऐसा नहीं, आप लोग भी मुझे लगता है लिखते थे, जब बोर होते थे तो मस्ती भी करते थे, बट दैट वाज हार्डली 5 मिनट्स ऑफ टाइम ऑफ द डे। 5 मिनट ऐसी बात कर ली, मजे कर लिए, मुझे लगता है एक दूसरे की टांग खींचते थे, जो व्हाटएवर आई रिमेम्बर व्हिच वाज लाइक 5 मिनट्स हार्डली। तो वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होता है कि हाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं, तो उससे बाहर से मेरे को बहुत हेल्प मिली है। हां मैं मस्ती करने तो आपकी क्लास में आते ही थे फिर हम लोग। तुम लोग बहुत, हाँ मुझे पता है कि दूसरे की टांग खींचना चैट में चलता रहता है। और दूसरा माधव रहे हैं बहुत रेगुलर मेरी एडिटोरियल की क्लासेस में। माधव को मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था एडिटोरियल का, ठीक है। बाकी क्लासेस में एक्चुअली मैम जो मेरा कैसा था कि लाइक मेरे में क्या एरर्स नहीं हो रहे थे,
ठीक है, मेरे एरर में मार्क नहीं आ रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था कि बोला भाई तुम्हें एरर में मार्क नहीं आ रहे ना, सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा है जो अच्छे मार्क दे सकता है, वो आरसी। और बोला मैम एडिटोरियल करवाई है, मैम को पुश करो, मैम आप करवाओ एडिटोरियल, मेरे टॉपिक अलग अलग मेरे को मिलेंगे तो देन मेरे मार्क बढ़ेंगे। एंड देन उससे मेरा हेल्प क्या हुआ कि भाई मेरे जो, चलो मैं एरर के लाइक 4 या 5 मार्क आ रहे, ठीक है, इसमें से मेरे को 1, 2 या 3 एरर आ रहे हैं क्योंकि 5वें के 5 नहीं हो रहे थे मेरे, तो मैंने आपके एडिटोरियल के कारण मेरे जो आरसी है तो मेरी एक्यूरेसी की लाइक वो इतनी इंक्रीज हुई थी, लाइक मेरे तो मेंस में भी लाइक मेरे पूरे सही हुए आरसी के रूप में, because you were very regular. In fact, all three of you were very regular. Karan एक टाइम पे था कि पूरा उसने कोर्स फॉलो किया, बाद में you went to practice, even Yash went to practice after he was done with the course, like पूरा मतलब continuous regular. तो बस एक छोटी सी चीज की है, अगर आप देखो तो कि रेगुलर ही हो जो क्लासेस में लर्निंग होती है, मतलब मैक्सिमम लर्निंग हो जाती है वहां से, देन यू हैव टू डू मॉक्स एंड मॉक्स। तो वो एक मुझे इसीलिए नाम याद है, इसीलिए मैं आज इंटरव्यू भी कर रही हूँ कि तीनों का एक साथ, मुझे लगता है एक ही बैच में थे। एक कोर्स ऐसा था जिसमें ऑल थ्री वर यूथ वर देयर। मैम एलीट बैंकर्स था सबसे स्टार्टिंग में, 2024 में सितंबर के टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था। एलीट बैंकर्स में मैं था, माधव था, एंड देन बाद में थोड़े टाइम बाद में रिदम और यश भी आ गए थे। तो मेंस की क्लासेस चल रही थी, एसबीआई क्लर्क मेंस की, मैं वहां से। और पता चल जाता है ना देख के कि किसका होने वाला है, लाइक हाउ स्मार्ट द पर्सन इज। करण पहले व्हाट आई रिमेम्बर इज कंफ्यूज रहता था, थोड़ा परेशान रहता था। एक दिन तो आया करण, मतलब ऐसा थोड़ा सा ब्रीफ मेमोरी है करण मुझे, तो मुझे याद आ रहा था, आज मैं सोच रही थी। तो करण एक बार एक बहुत अच्छा जेन्युइन डाउट पूछा था कि मैम नहीं पता चलता मॉक्स का, तो मैंने पूछा एनालिसिस कब करते हो मॉक का? करण कहता है कि मैं मॉक्स देता हूँ, उसके अगले दिन एनालिसिस करते हो। तो मैंने बोला सबसे बड़ी तुम तो मिस्टेक वहीं कर रहे हो, 15 मिनट बाद उस सेम मॉक का सेम डे एनालिसिस करना होता है। तो फिर करण बोलता है अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो काफी जेन्युइन ऐसे मेंटरशिप में करण ने डाउट्स पूछे, दैट आई रिमेम्बर कि करण से। यश से मेरी बात वैसे ही होती है कि हाँ क्या चल रहा है, कट ऑफ क्या है। तो यश वाज स्मार्ट, लाइक स्ट्रीट स्मार्ट बोलेंगे तो मुझे यश लगता था कि स्टार्टिंग से स्ट्रीट स्मार्ट तो है, ये निकाल लेगा एग्जाम। मतलब इसने ना खोज कर ली थी रिसोर्सेज की, नया नया आया था, बट ये बात इतनी करता था, लोगों से पूछता इतना था कि कहाँ से क्या करना है। तो ये रिसोर्सेज अपने गैदर करके ही वाज स्मार्ट इनफ कि हाँ आगे नेविगेट कर लेगा अपनी जर्नी में। तो आई वाज वेरी मतलब हाँ ऐसा है। तो सबका एक इम्प्रेशन था, मतलब और ये पता था, कॉन्फिडेंस मुझे था कि लाइक ये लोगों का होना है। और भी है लिस्ट में, जैसे अभी यश मेंशन कर रहे थे। तो कई बार होता है ना कि कट ऑफ्स की वजह से रह गया, बट आई एम वेरी श्योर कि 2026 में हो जाएगा उनका, विल डेफिनेटली क्लियर। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी ये बताओ कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं प्रिपरेशन के वक्त, तो आपने शायद की हो, जो आप लोग चाहते हो कि सामने वाले को पता चले कि अवॉइड करें। मैम 2-3 चीजें, एक तो कि प्री मेंस साथ में लेके चलो, क्योंकि जब एग्जाम आते हैं तो कंटिन्यू एग्जाम होते हैं, और बेसिक्स जो ये अभी फ्री टाइम है यहाँ पे अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज है कि एडिटोरियल की क्लास रोज करो, क्योंकि अब जो इस साल से मैम स्पेशली मैंने फील किया है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम का प्रीवियस ईयर पेपर देख के गया था एग्जाम में मेंस के, और आरसी का लेवल उन्होंने बहुत अब इंक्रीज कर दिया है इस साल। तो पिछले बार तो फिर भी इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते थे, बट इस बार तो प्री में भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ही दिए। ओके, ठीक है। तो ये वाला बहुत अच्छा लगा, मतलब दोनों ही अच्छे हैं। मिस्टेक ये भी करते हैं कि प्री पहले करते हैं फिर मेंस का सोचते हैं। हाँ प्री की, क्योंकि अब तो 10 दिन का बस टाइम मिलता है मेंस रिजल्ट के बाद, उसमें तो हो नहीं सकता। यही टाइम है जो अभी फ्री टाइम है, इसके बाद दोबारा कभी साल भर आपको बेसिक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा करण, आप बताओ कि कौन सी कॉमन मिस्टेक अभी भी स्टूडेंट्स करते हैं जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए? मैम आई थिंक जो एक साइंटिफिक अप्रोच होती है मैम, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना या लाइफ में आपको कोई भी चीज अचीव करनी है, तो एक वो साइंटिफिक अप्रोच आपको नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे मैम अगर हम बैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं है। फाउंडेशन स्ट्रांग करना बहुत जरूरी, चाहे आप वो इंग्लिश में हम ग्रामर वाला फाउंडेशन की बात करें, या फिर हम पैराजंबल को भी सॉल्व करने का एक टेक्निक होती है, क्लोज टेस्ट को भी अप्रोच करने की, आरसी को अप्रोच करने की एक टेक्निक होती है, वो चीज आप क्लास से ही सीखोगे। तो सबसे पहले तो वो आपको करना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस
हम जैसे हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, मोस्टली इवन मैंने खुद में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई डिफरेंट हो रहा है, मैंने भी बैंकिंग अवेयरनेस मेंस के बाद में किया था। पर जब मेंस के बाद में इंटरव्यू में आप मेन बैंकिंग अवेयरनेस की आप कर रहे हो, तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें मुझे फाउंडेशन में कर लेनी चाहिए थी, तो शायद मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी कम होती, क्योंकि वहां पे फिर बहुत ही नेक टू नेक वाला हो गया था। एंड उसके बाद में ये है कि आपने एक बार फाउंडेशन कर लिया, देन आप फोकस करें कि प्री का जो पूरा काम है वो आपका मॉक टेस्ट से हो जाएगा। आप दिन में अगर 1 मॉक लगाते हैं या 2 मॉक लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो आपको प्री का करने की जरूरत नहीं है। फिर आप फोकस कीजिए मेंस पे, बिकॉज मेरिट तो मैम मेन से ही बनेगी ना। चाहे आप क्लैरिकल में तो सिर्फ मेंस ही होता है सब कुछ, एंड इवन पीओ में भी मैम क्लैरिकल पीओ में भी मेंस एंड इंटरव्यू होता है। तो फिर वहां से आपको ये अप्रोच करनी चाहिए कि मैं प्री का डेली 1 या 2 मॉक दे रहा हूँ, एंड देन मैं अपना पूरा जो डे है वो मेंस को डेडिकेट कर रहा हूँ। मैम ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैम एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि मैम इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, वहां पे आपको टीचर के टच में रहना बहुत जरूरी है। ये गेम चेंजर, मैंने सुना है, सब बोलते गेम चेंजर होते हैं, ऐसा है? यस मैम, डेफिनेटली। जनरल अवेयरनेस तो मैम बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। आई थिंक माधव बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसने जनरल अवेयरनेस में मतलब मैम काफी एज लिया। मेरा तो फिर भी इतना उसमें नहीं था, एक ही पेपर में अच्छा हुआ, बट स्टिल मैम आई थिंक जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश में आप ऐसा, या तो आप टीचर के टच में रहिए, अब वो आपको कैसे रहना है, या तो आप मेंटरशिप के थ्रू रहिए, या फिर आप उनसे क्लासेस में इंटरेक्शन करते रहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्वांट एंड रीजनिंग में हम फिर भी एक बार फाउंडेशन करके और उसको छोड़ सकते हैं, फिर मॉक से हो जाएगा, बट बाकी के 2 सब्जेक्ट में टीचर के साथ में टच में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और करण, ये भी रीजन है कि रीजनिंग और क्वांट लगभग 90% स्टूडेंट्स का अबव एवरेज रहता है। यस मैम, उसमें मैम आप एज क्रिएट अगर आपको करना है तो मैम चंद्राकर जैसे एक स्टूडेंट था मैम, जो भी बीओबी पीओ में है, मैम उसका रीजनिंग में वो मतलब बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में वो रीजनिंग में एज ले लेता था। ठीक है, तो या तो आप उस लेवल पे उस सब्जेक्ट ले जाओ। मैम उसका आईबीपीएस पीओ में 38 है रीजनिंग में, एंड आईबीपीएस क्लास में 48 है आउट ऑफ 60। मतलब ये तो एबनॉर्मल हो गया ना। हाँ, तो मैम अगर आप वैसा एज नहीं ले सकते तो आई से आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश एंड जीए में एज लेने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ माधव, ये बताओ, वन मिस्टेक a student must avoid, biggest mistake probably they make during their मेरे हिसाब से जो फाउंडेशन क्लास होती है, एंड आपने जैसे फाउंडेशन क्लास कंप्लीट कर ली, लाइक एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया आपका, जैसे नाउन टॉपिक पकड़ लेते हैं, नाउन टॉपिक आपका कंप्लीट है, एंड देन आपको कुछ 20-30 क्वेश्चन मिल गए। लाइक अभी तो क्लास के बाद में 10 क्वेश्चन का वो आता है, सेट आता है अपने टेक्स्ट बुक पे, अगर वो आप सॉल्व नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक वहां से चालू होती है। आप एक तो पढ़ लिया है, आपने बेसिक क्लियर कर लिया है, अब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिन आप बाद में भूल जाओगे। तो आप स्टार्टिंग वहां से करो, तो एक आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि भाई हाँ मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसको इस तरीके से अप्रोच लेना है, एंड देन इसको ऐसे सॉल्व करना। अगर आपका यहाँ से बनना चालूंगा, देन आप फिर थोड़ा आगे जाएंगे। फिर क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस में, जैसे आप प्रैक्टिस क्लासेस इवनिंग में करवा रहे थे, आपकी इवनिंग क्लास में अगर कोई आ रहा है, लाइक उसने ये थोड़ी सी चीजें फॉलो की है, देन वो आपकी क्लास में थोड़ा परफॉर्म कर पाएगा, तो उसको कॉन्फिडेंस होगा, देन वो रिपीट करते रहेगा, देन लास्ट तक के बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर उसके बाद में ऐसा रहता है कि जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उसके मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन वगैरह। लाइक फॉन्ट के सबसे ज्यादा फॉन्ट में फंसते बच्चे मेरे हिसाब से। फॉन्ट का तो ऐसा है कि अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा हो गया तो मेंस में ऐसा रहता है कि आप 4-5 क्वेश्चन का ऐसे रहते हैं कि आप बना सकते हो बहुत इजीली। अगर 10 क्वेश्चन का सेट है, 4-5 क्वेश्चन आप बना सकते हो, एंड देन वो 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं क्या बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई मैं 5 क्वेश्चन बनाए हैं और मैंने फॉन्ट के 5 क्वेश्चन बनाए, देन वो भी इतना अच्छा जाता है ना। लाइक मेरे को पता था ना, फर्स्ट टाइम जब मेरे से 5 क्वेश्चन बने थे फॉन्ट के, मैं तो ऐसा था खुश था, लड्डू खाओ आज बस मजे करो, ऐसा वाला दिन था मेरा। एंड देन वो हेल्प करते रहते हैं कि आप करते रहो, एंड देन आपका एक बेसिक बन जाता है, एंड देन आप मॉक देते हो, एंड फिर आपके मार्क बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो माधव, ये भी है कि आपने पेशेंस रखा। दिस इज अ बिग लर्निंग फॉर एवरीबॉडी कि वो पेशेंस ही नहीं होता आधों में, तो एक पूरा बैच भी नहीं कंप्लीट करते, समझ रहे हो? जैसे आप स्टार्टिंग से एंड तक गए, आपने पूरा फाउंडेशन देखा। काफी होते हैं जो बीच में क्विट कर देते हैं, दे डोंट देन फॉलो। तो वो पेशेंस भी होना चाहिए कि यू विल रीच दैट स्टेज। वो बहुत पेशेंस और कंसिस्टेंसी डिमांड करता है, दैट इज ट्रू। ठीक है, अच्छा एक रैपिड फायर है, जिसके दिमाग में पहले आंसर है बता देना।
मतलब रैपिड समझ रहे हो ना, रैपिड फायर जल्दी आंसर करना है जो पहले दिमाग में, दिस और दैट, ठीक है। एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट्स, मोर इम्पोर्टेंट। एक्यूरेसी। स्मार्ट हो गए सब, बहुत स्मार्ट हो गए, लग रहा है कि हाँ पेपर क्लियर किए हो। मॉर्निंग स्टडी वर्सेस नाइट स्टडी। मॉर्निंग। मैं तो मैम नाइट वाला था, मॉर्निंग लेट उठता था बट लेट नाइट तक पढ़ता था 2-3 बजे तक। कहना क्या चाहते हो तुम दोनों, मतलब मॉर्निंग भी और नाइट पढ़ते ही रहते? मॉर्निंग में लेट उठता था मैं नाइट में पढ़ता था, ये मेरी प्रायोरिटी नाइट थी। ठीक है। वन सोर्स ऑफ स्टडी और मल्टीपल? वन सोर्स। मॉक के लिए मॉक्स मल्टीपल। ओके। वन वर्ड फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी? जल्दी। परसिवरेंस, आई थिंक। ओके। Consistency and honesty with your preparation. हाँ माधव? मेरा तो कंसिस्टेंसी रहेगा एंड देन मोर ओवर की आंसर है कि हाँ कंसिस्टेंसी। मेरा एक तो और रहेगा कि भाई मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत मजा आता था इन लोगों के साथ में पढ़ने के लिए, तो मैं बोलूँगा फ्रेंडशिप भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है ये इसकी प्रिपरेशन। क्लासमेट्स भी अच्छे चाहिए होते हैं। एक अच्छा बैच मिल जाता है ना तो बहुत हेल्प हो जाती है। जैसे मेरा तो फट से स्कोर बढ़ने का एक रीजन यही था क्योंकि इन लोग से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला था, तो मॉक्स में मेरे स्कोर जल्दी इंप्रूव हो गए थे। एक अच्छा इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर ऑल्सो। मुझे भी फिर मोटिवेशन मिलता था कि यार बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो वो मोटिवेशन मिलता है डेफिनेटली। अच्छा, सेल्फ स्टडी टाइम एवरी डे और वीकेंड्स? एवरी डे। सेल्फ स्टडी एवरी डे। ओके। वीकली मॉक्स विद एनालिसिस और डेली मॉक्स विद एनालिसिस? Daily mocks. Weekly mains mocks और pre daily mocks? Daily. Revisions. Class any day class. मैम अगर आप वो करवा रहे हो क्या कहते हैं मैम, अगर पोल करवा रहे हो तो फिर क्लासेस एनी डे। एनी डे बिना पोल के मैं इंग्लिश की क्लास में नहीं आ रहा, मुझे पोल चाहिए। I do poll in every class. ऐसा है कि पोल होता ही है। मैम उससे जितना इम्प्रूवमेंट हुआ ना मैम, एटलीस्ट आप मतलब कि आप 100 स्टूडेंट्स में अगर आप टॉप 10 में आ पा रहे हो तो मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं एटलीस्ट 90+ परसेंटाइल में मैं एटलीस्ट 100 में तो आ ही रहा हूँ। यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, देखने वालों को बोलना चाहती हूँ, सुपर पास ले लो मेरे कोड से ताकि पोल प्रैक्टिस मिले। देखो मानते नहीं है पोल की इम्पोर्टेंस। अच्छा करण ने बोल दिया। अब हमारे तो मारामारी हो जाती थी मैम पोल पे आने के लिए। हाँ, लीडर बोर्ड पे। आई नो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द बैच। तभी तो वो मजा आता था पोल में। हाँ, फाइट होती थी, आना है एंड बट एकदम रेडी रहता था। वो पता चल जाता था कि चांस है फिर आगे भी, लाइक यू हैव टू बी देयर, लाइक हाँ इंपॉर्टेंट तो है। एकदम रेडी रहता था कि पोल आए और आंसर मार्क करना है बस, क्योंकि सेकंड से वहां पे भी नहीं रहना है वैसा। सेकंड्स में रैंक दोनों, मैं तो ऑप्शन एंड सबमिट दोनों ऑप्शन एंड सबमिट सही था वो। हाँ ओके, नेक्स्ट क्या था आपका? हाँ, फोकस ऑन सिंगल एग्जाम और मल्टीपल कैटेगरी एग्जाम्स लाइक बैंकिंग प्लस आरबीआई ग्रेड बी प्लस एसएससी। ये सेकंड वाला अवॉइड करना है। तो एक एग्जामिनेशन यानी आईबीपीएस जो हमारी हो रही है बैंकिंग की, उस पे फोकस मैक्सिमम रहे तो बेटर है, जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है, चूज number of exams you will give or wherever you are eligible try for each banking or and insurance, which is banking and insurance में ma'am you have to give all the exams throughout the year because ma'am exam कई बार ऐसा होता है कि कैटेगरी बहुत ही नीश होती है, जैसे SBI PO is a very niche category, तो आपको सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस एग्जाम से सीखोगे क्या, बिकॉज इतना टफ एग्जाम आप देते हो, LIC आप देते हो या फिर आप SBI PO दे रहे हो या इवन IBPS PO भी दे रहे हो, जैसे ECGC PO इस बार यश ने दिया था, तो आई थिंक यश इस चीज को बता सकता है कि आपको उससे लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन क्लियरिंग द एग्जाम। मतलब व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी यू गेट बैंकिंग इंश्योरेंस में एंटर करना है तो सारे दो, सारे दो, बिकॉज कंपटीशन भी, यू नेवर नो कि कहां क्या कौन सा कहां। ठीक है। अच्छा, नोट मेकिंग कंपलसरी और नॉट कंपलसरी?
like note making very subjective in nature. हाँ, मैंने तो नहीं किया आज तक, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। मैं सीधा पीडीएफ सेव कर लेता था आपकी नोट्स की या जनरल अवेयरनेस की, किसी की भी। okay एक्चुअली मैम वो डिपेंड करता है, लाइक मैं करंट अफेयर के ऐसा कि कभी मैंने बनाया नहीं, मैंने लाइक जितना हो सकता है उसको रिवाइज किया है, ठीक है। करण ने उस चीज के नोट्स बनाए, मैंने इंग्लिश के टॉपिक कुछ मैं दिखाऊं, मैंने पूरे नोटबुक भरी भरी हैंड रिटन नोट्स है मैम। मैं एक्चुअली वो भी डिपेंड करता है ना कि मैम, जैसे मैं यूपीएससी में मैंने 1.5 ईयर पहले किया हुआ है, तो वहां पे आपको रिवीजन, जैसे हम लोग बैंकिंग में कहते हैं आपको सिर्फ दिन में 1-2 घंटा जनरल अवेयरनेस का रिवीजन करना है, वहां पे वंस यू डन विद द फाउंडेशन आपको दिन में एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स रिवीजन ही करना है, बिकॉज कोर्स ही इतना वास्ट होता है। तो मैम मेरा हमेशा से वो हैबिट रही है कि मैं हैंड रिटन नोट्स बना लूं एंड उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करूं। तो मैम वो काफी सब्जेक्टिव हो जाती है ये बात कि आपको नोट्स बनाने यानी जिसको जो यूजफुल लगता है। ठीक है, समझ गई। वैसे राइटिंग इज पावरफुल बोलते हैं, राइटिंग इतना पावरफुल होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर अच्छा था, बढ़िया तुम लोगों ने इनसाइट्स बताए। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला तो ये है कि व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ? मैं मेरा तो पीओ एंड एओ टारगेट एंड यस का वो ये मेरे हिसाब से पीओ एंड एओ एओ मेरा ज्यादा है। मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से मैं एग्जाम में आया था, कहीं एग्जाम देना मैं इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर में जाना था। बट तो अभी मेरा टारगेट रहेगा पीओ या एओ, दोनों में से कोई भी एक। मैम मेरा तो मैम मेजरली तो अभी आरबीआई ग्रेड बी ही है, एंड उसके अलावा मैम मैं बैंकिंग की तो मैं नहीं देने वाला हूँ आगे, इवन एसबीआई भी मैं नहीं दूंगा। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं या तो एलआईसी दूंगा एंड उसके अलावा आरबीआई ग्रेड। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी डिफरेंट आंसर कि अभी शादी का डिस्कशन होगा घर पे। नहीं मेरे को इनविटेशन भी मिलेगा, बट यू गाइस आर लाइक टू फोकस्ड। अभी आरबीआई भी देना है, मतलब व्हाट मैम अभी है, अभी टाइम है मैम। थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें तो फिर क्या है, फिर उसके बाद में काम। हाँ, एक्चुअली मैम ये दोनों मेरे से बड़े हैं, ये दोनों मेरे से बड़े हैं। ये लोग की शादी होगी दिन मेरी शादी होगी, तो आप इनको इनकरेज करें कि ये लोग शादी करें ताकि माधव इतना भी एज गैप नहीं होगा, बहुत ज्यादा है क्या? नहीं ना, एक्चुअली 2 ईयर का एज गैप है इन दोनों से मेरा। 2 ईयर कुछ नहीं होता, 2 इयर्स कम ही है। नहीं, अभी लग नहीं रहा मुझे किसी का भी। चलो ठीक है, समझ गई। पैसा सेव करना है अभी आप सबको, तीनों को। ओके, एक और मैसेज, कोई ऐसा स्टूडेंट अगर वो ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप है, उसके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मतलब बहुत कोशिश कर ली, 2 साल प्लस निकाल लिए शायद, या नहीं हुए मल्टीपल एग्जाम्स देने के बाद, या कुछ पॉइंट से रह गया, उनके लिए 1 मैसेज। मैं देखो सबका चाहिए। हाँ बताओ। मैम आई थिंक अगर आपसे 2-3 साल में भी अगर आपसे एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो इसके मैम 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। तो आप किसी के टच में आइए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, या फिर मेंटोर्स के टच में आइए, टीचर्स के टच में आइए जो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के दे सके। एंड मैम सेकेंड चीज ये होगी कि आप एक अच्छी कम्युनिटी में रहें, अच्छे लोगों के साथ में रहें जो सिलेक्टेड है या फिर जो मतलब एक तरीके से मोटिवेटेड है एग्जाम क्लियर करने के लिए। एंड मैम थर्ड चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि करेक्ट फैकल्टी को आप चूज करें, बिकॉज मैम एडटेक में क्या है कि आप बहुत बड़ा वो एक समुंदर का टाइप है, तो आपके पास में राइट फैकल्टी जो आपको प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड करवा सके, तो मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मैम बहुत लकी थे कि आप और पुष्पक सर हमें मिल गए, तो आपने इन जनरल लाइफ में भी हमें बहुत कुछ सिखाया कि हमें लाइफ में कैसे रहना है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड तो मैम ऑब्वियसली हम लोग आपने हमको बहुत सिखाया ही है। तो मैम आई थिंक करेक्ट लोगों के बीच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली करेक्ट करें, स्ट्रैटेजी लें, मेंटरशिप लें, वो हेल्प मांगे जो रिक्वायर्ड है। ठीक है यश बताओ। मैम मेरे को लगता है कि 2-3 साल अगर आप दे रहे हो तो आपका पूरी जर्नी में आपका करंट डे से बेटर होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है तो कहाँ पे गलती हो रही है वो चीज फाइंड आउट कर लो, और
मतलब मेरा एक पर्सनल ये था कि मैं कल से आज अच्छा हूँ कि नहीं, मैं रोज ये चीज अपनी जर्नी को एनालाइज करता था एवरी डे मतलब हाँ रिपोर्ट कार्ड के सामने आज का दिन कल से अच्छा है कि नहीं, लर्निंग हुई मार्क्स हाँ लर्निंग हुई कि नहीं, इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। और ग्रुप एक अच्छा मिल जाता है ना, सोलो से अच्छा एक अच्छा ग्रुप जहाँ पे सब मेहनत, जैसे मेरे बैचमेट से करण लोग थे और कुछ लोग थे, करण से बात होती थी तो ये एकदम फिक्स था कि ये साल तो यार निकालना ही है कैसे भी करके, क्योंकि रोज की रोज कंपटीशन कंटिन्यू अप होते जा रहा है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ये था कि एक सिलेक्शन तो किसी भी हालत में लेना ही है, कुछ भी करके इस साल कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें करण के 3 निकले, मेरा लास्ट में आके आरआरबी क्लर्क, कुछ एग्जाम बहुत कम मार्क्स से रह गए, ठीक है, एक हो गया फाइनल। हाँ और एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैं सिर्फ 120.5 मार्क्स का करके आया था एग्जाम एक्यूरेट, और मेरे आए हैं 116 पॉइंट समथिंग, दो तीन क्वेश्चन बस गलत हुए मेरे ऑफ कोर्स। ठीक है मेंस में। ओके, तो ये भी अच्छा मैसेज है कि हर दिन का रिपोर्ट कार्ड अगर नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट तो वहीं करेक्टिव एक्शन लो, रोज का रिपोर्ट कार्ड हो कि लर्निंग हुई है कुछ कि नहीं, ग्रोथ हो रही है कि नहीं उस जर्नी में, चाहे मॉक्स के स्कोर हो या कुछ और हो, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए, मैट्रिक्स होते हैं ऐसे। ठीक है, माधव आप बताओ वन मैसेज फॉर दोस पीपल। मैम वो लाइक अगर 2-3 साल से कर रहे तो उन्हें मेंस ट्राई कर लिए होंगे, एक बार दिए होंगे। अब बात ऐसी होती है लाइक उनको मुझे अपना मेंस का स्कोर बाद में पता ही चल जाता है कितने आए, क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कम आ रही, ज्यादा आ रही, लाइक ये हो। अगर मेरा कहा जाए तो मेरा सिर्फ रीजनिंग एक ही सब्जेक्ट था मेंस में जिसमें मेरे मार्क हर जगह कम हुए, लाइक हर एग्जाम में, पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस एंड आई थिंक एसबीआई क्लर्क मेंस में भी हुआ था। एंड मेरे तो आरआरबी क्लर्क वो हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ले हुआ रीजनिंग का 0.25 से मेरा सब्जेक्ट रहेगा। तो लाइक मेरे लिए ऐसा था कि अब मेरे को पता है कि मेरे लिए चंद्राकार एक है सबसे ऊपर की, ये है कैटेगरी में चंद्राकार है, वृंदा भी एक थी, लाइक वो थी कि जिनके मार्क आते थे, बहुत मार्क आते थे रीजनिंग के अंदर में, लाइक 31 से 35 ला रहे थे, मिनट्स में भी ला रहे, तो लाइक इतना वो रख रहे कि उसके कारण ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मेरे और उनके बीच में। बाकी सब्जेक्ट में अगर ऐसा है तो लाइक वो लोग वहां से डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो मेरे लिए ऐसा था कि चंद्राकर एक था कि ये टॉप पे है रीजनिंग में। देन अगर मेरे को लाइक जीए में है तो मैं जीए में क्या करता था, लाइक कुछ बच्चे रहते थे तो उन्हें क्या बहुत अच्छे तरीके से आंसर करते थे। लास्ट ईयर एक मैम थी जो उनका एसबीआई में हुआ, मेरे को नाम याद नहीं, आई थिंक करण को पता है, आकांक्षा शायद, आकांक्षा हाँ शी वाज माय आइडल कि यानी सिर्फ जीए के लिए लाइक मेरे को उसकी तरफ बेस्ड होना है कि भाई हाँ मेरे को ट्राई करना है तो मैं उस तरफ करके जाऊँ। अब इंग्लिश के लिए था कि जो करण था ही कि इंग्लिश में करण के अच्छे आते थे, तो मेरा ऐसा मिक्स बना के रखा था कि हाँ इनकी तरह ट्राई करना है, इनकी तरह ट्राई करना है, इनकी तरह ट्राई करते रहना है। मतलब आपने गोल्स ऐसे सेट किए हुए हैं कि बेंचमार्क्स। तो अब लाइक कोई इंसान जिसने एग्जाम दिया है, लाइक कोई पर्सन ले लेते हैं, ए पर्सन ले लेते हैं, लाइक उसने 4-5 एग्जाम दिया है लास्ट 3-4 साल में और जिनका मीन्स हुआ है उसका, अब वो कहीं से जाए लाइक 0.1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, लाइक 5 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, तो इसलिए ये जो एक ने सेट करके रखा है कि ये बंदा है भाई ये बहुत अच्छे मार्क लाए ग्रुप के अंदर में, मैं इसकी तरह पुश करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी तरह लाने की कोशिश करता हूँ। बट दे हेल्प यू आल्सो, आप उनसे टच में थे, दे हेल्प यू। एक्चुअली मैं आकांक्षा से टच में नहीं था, बट चंद्राकर से टच में था, वृंदा से टच में था। इंग्लिश के लिए तो करण था ही और आप थे ही, तो मेरे को उतना इशू नहीं जा रहा था। तो जीए के लिए आप सबके लिए ये बहुत वर्क किया है, मुझे लगता है तीनों की बात सुन के कि ग्रुप तुम लोगों को बहुत अच्छा हेल्प किया है। हाँ तो मैम अब ऐसे कर करके लाइक जो कर सकते हैं, लाइक अपने आप को पुश करना ही एक बहुत अच्छा लाइक पॉइंट है कि अगर आप जितना पुश करेंगे, मेरा था कि मैं जितना ज्यादा पुश कर सकता हूँ। लाइक मेरे इसमें तो हम लोग 4-5 जन के ग्रुप के अंदर में अलग से जो ये अलग ग्रुप था ये तो ठीक था, मेरा 4-5 जन का अलग ग्रुप था जिसमें लाइक भव्या थी, दीक्षा थी, साक्षी भी थी, एंड भव्या, दीक्षा, वृंदा वगैरह, ऐसे 4-5 जन थे हम लोग। एंड जब हम क्या करते थे कि लाइक हमने मॉक दिए, ठीक है, तो मेरे को पता था वृंदा की इसमें इतने मार्क आ रहे, मेरे इतने आ रहे, भव्या के इतने आ रहे। अब मेरा ऐसा रहता है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा ऐसा रहता था कि मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो, मैं इनके लेवल तक के पहुंच जाऊँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी एग्जाम क्लियर होंगी कि नहीं होंगी।
तो मेरा एक स्ट्रेटेजी क्लियर थी। तो अगर वो इंसान जिसका क्लियर नहीं होगा, अगर वो ऐसा ट्राई करे, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रेटेजी थोड़ी ही चेंज करने से आपका रिजल्ट आउटकम बहुत चेंज हो जाता है। तो ये कि थोड़ा सा चेंज करना है। बाकी आप अगर कहते हैं 3 दिन दे रहे हो तो आपने कुछ तो अचीव कर ही लिया है, और आपने अगर 2-3 साल दिए तो आपको पता तो है कि आपको करना क्या है। बस आप थोड़ा सा चीजें को क्लियर कर ले कि आपको कौन सा पाथ लेके चलना है, देन आपके मार्क्स बढ़ना चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी पे करेक्शन कर लो, अगर गड़बड़ जा रहा है स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, गोल चेंज ना करो। गोल तो वही रहेगा। ठीक है, हाँ सही है। देन आई थिंक एक और एडिशनल चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि डे 1 से आई थिंक जब भी आप प्रिपरेशन में आप रेगुलर हो जाते हो, तो आप जब भी आपने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिए, तो आई थिंक आपका एम होना चाहिए कि मुझे मेरिट में आना है। ठीक है, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जो कट ऑफ होती है मैम, कट ऑफ को आप बेंचमार्क रखते हो ना, तो आपका कभी एग्जाम नहीं क्लियर होगा जब तक आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई क्लैरिकल में, जैसे राजस्थान की हम बात करें तो क्लैरिकल में प्री में कितनी भी वैकेंसीज आए मैम, उससे कोई मतलब नहीं है। मेंस में तो आपका कट ऑफ 85 to 90 के बीच में ही रहेगा अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं। तो आपको वहां पे ये देखना है कि मैं जब भी मॉक देने बैठ रहा हूँ कि मुझे एसबीआई क्लर्क में 100 लेके 100 प्लस का ही टारगेट रखना है। अगर मैं अपना 100 प्लस का टारगेट नहीं रखूंगा तो मेरा राजस्थान से क्लियर नहीं होगा। गोल बहुत सेट करते हैं लोग, कई लोग। हाँ ठीक है, यस मैम, अगर आप 80-85 को ही अगर आप बेंचमार्क लेके चलोगे तो नहीं यार। इस बार आईबीपीएस क्लर्क में मैम 93 कट ऑफ आ गया। अब अगर मेरे मैम 100 एग्जैक्ट 100 आए, 115 का मैं करके आया था, तो अगर मैम मेरा अप्रोच वो होता ही नहीं कि मुझे 100 लेके आने हैं, तो मैम ऑब्वियसली 93 का कट ऑफ आपसे नहीं निकलना। जैसे अब आरबीआई असिस्टेंट है तो पता है कि 100 में से 100 करना है। मतलब उसमें क्या देखना है अब आपको कट ऑफ, क्यों पूछना है कि कितने अटेम्प्ट करें? मतलब पता है ना कि सभी पूरा पेपर करना है अच्छे से। ट्रू, दैट इज बीइंग रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल अभी के कंपटीशन को लेके, राइट? क्योंकि कट ऑफ तो सडन स्पाइक हो रहा है इस बार, इतनी हाई हो गई कट ऑफ, वैकेंसीज ज्यादा थी फिर भी। और वो चीज किसी के कंट्रोल में नहीं है कट ऑफ। तो कट ऑफ वगैरह पे आप मेरिट की प्रिपरेशन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा सबसे। ठीक है, काफी सारी अच्छी इंसाइट्स मिल गई हैं। तो ये वीडियो जब आएगा, जिसकी भी जो डाउट होगी कमेंट्स में लिख सकता है, और ये तीनों आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को मेंटरशिप वाला रोल पे आ गए हो, पेपर निकालिए, अब मेंटर्स बन गए हो, है ना? तो जो तो नहीं आपके मत तुम्हें करना पड़ेगा रिप्लाई। ठीक है, एक्चुअली 1 साल पहले तक हमारे कुछ दोस्त थे लाइक गुरसी एंड परमीत, जो हमको मेंटर कर रहे थे। हमारे ही दोस्त थे, हमारे बैचमेट थे। अब हम लोग करेंगे, हमारे कुछ रहेंगे, बट मैं जितना बता रहा हूँ इस ईयर लाइक सिलेक्शन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेटर है ना। जितना आप ट्राई कर सकते हो, पुश करो अपने आप को, हो जाएगा सिलेक्शन की बात नहीं रहती। देखो कमेंट्स में ऐसा आएगा, डियर करण सर व्हाट टू डू अबाउट दिस, है ना? डियर माधव सर आई एम फेसिंग इशू हियर। डियर यस सर, तुम लोगों को रिप्लाई करना है। ठीक है, अब हेल्प करना है लोगों को। बाकी उम्मीद है टेक्स्ट बुक से, आपके बैच से और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इस साल आई एम वेरी पॉजिटिव कि क्लियर होगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी तीनों का एक साथ निकल गया हाँ एग्जाम। तो क्या, और तभी मैंने ये रखा भी मीटिंग की जो इनसाइट्स हैं, क्योंकि तुम लोग बहुत रेगुलर थे क्लासेस में, वो सबको पता चले, बहुत सारी लर्निंग सबको आपकी स्ट्रैटेजी से, आपकी जर्नी से ही मिल जाए, है ना? और यह बढ़िया था फॉर योर टाइम ईच ऑफ यू। अब तुम लोग ऑफिसर बन गए हो बैंक में, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। आगे तो और बिजी हो जाओगे, फिर टाइम नहीं दोगे, तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, और बाकी कंटिन्यू करो, डेफिनेटली करियर में हमेशा ग्रोथ ही होनी चाहिए। तो जो तुम लोग के टारगेट्स हैं, एम्स हैं, आई विश की जल्दी जल्दी वो भी अचीव कर लो, है ना? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।